चलते हैं हमारे सहयोगी राकेश और बरखा के पास, जो इस वक्त सुबह से बेचारे हवा में ही लटके हुए हैं। वो उस हैंगिंग रेस्टोरेंट में हैं जहां पर वो हवा में लटकते हुए, तैरते हुए इस बजट का एनालिसिस कर रहे हैं कुछ एक्सपर्ट्स के साथ। राकेश और बरखा, इतनी ऊंचाई पर आपको बजट कैसा दिख रहा है? वहां पर बैठकर आपके एक्सपर्ट्स को कैसा लगा? इतनी ऊंचाई पर देखिए अभी सुशांत, चर्चा जब यहाँ पर चल रही है, खुशी जरूर है यहाँ पर। ये समझ में आ रहा है कि हाँ, जो अभी टैक्स को लेकर बातचीत हुई है, जो यहाँ पर रिबेट एक तरह से दे दिया गया जिसकी उम्मीद की जा रही थी, उससे यहाँ पर खुशी है। किसानों के लिए जो बातें यहाँ पर कही गई हैं कि सहयोग और ज्यादा किया जाना, युवाओं की बात इसमें की गई है, और युवा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो खास मेहमान जुड़े हुए राकेश, उनसे भी बात होगी। और बिल्कुल, और सुशांत, आप लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, तो देखिए रॉकेट की तरह हम भी तब से ऊपर हैं। और आप जब शुरुआत में सबसे पहले हम लोगों तक आए थे तो आपने कहा था कि ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाला मिल जाए तो पूछ लीजिएगा कि मिडिल क्लास वालों को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मिडिल क्लास वालों के लिए बड़ा ऐलान हो गया है और रॉकेट की तरह मार्केट ऊपर है, तो हम भी लगातार ऊपर बने हुए हैं ताकि बर्ड आई जो व्यू होता है ना, उससे समझ पाए कि ये बजट कितना बेहतर है। खास तौर पर 24 से पहले ये पूरा बजट है, तो इसमें 24 की आठ है क्या 23 के इस बजट में। आयुष लोहिया हमारे साथ हैं, अनुराग सिन्हा हमारे साथ हैं, और कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं जो कि टैक्सेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, जो नए टैक्स एक्सपर्ट्स बनेंगे आने वाले समय में। तो आयुष, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। ये जो 7 लाख तक की बजट में जो छूट का ऐलान किया गया है मिडिल क्लास के लिए, जो बड़ा ऐलान किया गया है, ये मान लें कि ये संदेश तो साफ है कि सरकार ये चाहती है कि लोग पुराना नहीं, नया टैक्स रिजीम मैक्सिमम ऑप्ट करें, पैसा ज्यादा मार्केट में जाए और वो मूव करता रहे। कितना खुश हो जाए मिडिल क्लास, बम बम हो जाए मार्केट की तरह, जैसे मार्केट में रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है सेंसेक्स। हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा आपका टैक्स स्लैब बढ़ेगा उतना ज्यादा आपके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। और आपके जो ख्वाब रहे हैं कोविड के बाद से, स्पेशली लोग स्पेंड करना चाहते हैं ऑन डिस्क्रिशनरी आइटम्स, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स, वो काफी बढ़ना चाहिए, विच इज गुड फॉर एवरीवन, फॉर द कंज्यूमर एज वेल एज फॉर द इंडस्ट्री। ठीक है आयुष जी, एक बात बताइए, अब जब टैक्स को लेकर ये छूट यहाँ पर दी गई है, तो आपको लग रहा है अब जो परचेजिंग पावर है वो आम जनता की यहाँ पर बढ़ने वाली है? क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी है उसमें भी काफी ज्यादा छूट दी गई है। आपका क्या टेक है इस बजट पर? देखिए, डेफिनेटली इन सारे बेनिफिट से डिस्पोजेबल इनकम मिडिल क्लास में बढ़ेगी, और उसकी वजह से जो एक लेविश बाइंग है या एस्पिरेशनल बाइंग है, उससे बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। खासतौर से सर्विस सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं डिलीवरीज और ई कॉमर्स और इन सारी चीजों के ऊपर डिस्पोजेबल इनकम का डेफिनेटली जो एक्सपेंडिचर है एक मीडियम हाउस होल्ड का, वो और इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इससे इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। एक ऑटो सेक्टर को बहुत बड़ा पुश इस बजट में दिखाया गया है, क्योंकि जो ओल्ड व्हीकल्स, पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, उन्हें रिप्लेस करने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी को एक अलग से बजट एलोकेट किया गया है। तो ये सारे सेक्टर्स बेनिफिट जो है डेफिनेटली ओवरऑल इंडस्ट्री को बेनिफिट देगा। मैं आप दोनों लोगों से एक चीज जानना चाहूंगा, उससे पहले जरा तस्वीर भी दिखाएं कि देखिए सुशांत, हम एकदम 160 फीट की ऊंचाई पर हैं हवा में, और बर्ड्स आई व्यू में हमारी कोशिश ये थी कि मिडिल क्लास को, आम आदमी को क्या मिल रहा है। चारों ओर तस्वीर देखिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, लोग इन इमारतों में रहते हैं, फ्लैट बायर्स या फिर बड़े शहरों में जहां पर लोग आते हैं कमाने उमाने के लिए, उनके पॉकेट में कितना पैसा बच रहा है। आप दोनों लोगों से मैं दो पॉइंट अगर चाहूं कि क्या बड़ी बात है मिडिल क्लास के लिए, 2 पॉइंट आप बताइए, 2 पॉइंट आप बताइए। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो इनकम टैक्स का बेनिफिट रहेगा, साथ के साथ जो एमएसएमई को बेनिफिट दिया गया है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट या लोन जो है वो कम इंटरेस्ट परसेंटेज पे मिलेगा। ये दोनों बेनिफिट मिलेंगे, जिसकी वजह से एमएसएमई को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। डेफिनेटली डाउन द लाइन डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से जो भी डेफिनेटली कस्टमर जो है वो बाय आउट करेगा लग्जरी पे, सेमी लग्जरी पे या एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। लेकिन बचाएगा कितना? देखिए, मेरे हिसाब से आज की तारीख में बचत के ऊपर ज्यादा हमें ये देखना है कि ये पैसा कैसे सर्कुलेशन में, सिस्टम में आए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी इकोनॉमी ग्रो होगी। आपके हिसाब से 2 पॉइंट्स? हाँ, तो देखिए, कोविड के बाद से, कोविड के दौरान लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा घट गई थी। उस स्पेंडिंग कैपेसिटी को रिवाइव करना, मार्केट को रिबाउंड करना बहुत जरूरी था। तो एज पर द जो उन्होंने टैक्स स्लैब को इंक्रीज कर दिया है, लोगों की जो इनकम उनके पास रहेगी, उससे आई थिंक काफी सारे ऐसे लोग जिनके ख्वाब थे टू स्पेंड ऑन समथिंग लाइक अ लग्जरी ऑटोमोबाइल। आपके पास आता हूं, इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत जुड़ गए हैं। एक बार चलते हैं राकेश और बरखा के पास। आपका सिग्नल ठीक नहीं बॉस, आवाज ठीक नहीं आ रही है।
राकेश और बरखा के पास चलते हैं। राकेश और बरखा, जरा एक्सपर्ट से आप पूछ के बताइए। राकेश टिकैत कह रहे हैं किसान को कर्जा दे दिया उसकी जमीन लेने के लिए। राकेश टिकैत का नेटवर्क जरूर गड़बड़ होगा जहाँ पर है, लेकिन हम जहाँ पर 160 फीट की ऊंचाई पर है, हमारा नेटवर्क बड़ा शानदार है और अगल बगल कई टावर्स है, वो आपको दिख भी रहे होंगे। तो ये बड़ी बात है। बरखा, आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल राकेश, यहाँ पर चर्चा जरा जारी रखते हैं। हमारे साथ लगातार अनुरभ जुड़े हुए हैं, आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, अगर युवाओं की बात करते हैं इस बजट में तो बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ। देखिए, ये कहा गया है कि जो कौशल विकास योजना 4.0 है उसको लेकर अब और ज्यादा आगे बढ़ा जाएगा। 3D प्रिंटिंग सिखाई जाएगी, ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्स और ज्यादा दी जाएंगी ताकि युवाओं को आगे बढ़ाया जा सके। और वो हमेशा से प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवा ही भविष्य है। तो इसमें कोई संशय नहीं है, हमारी जो वर्किंग फोर्स है वो इस समय युवा है। राइट। और युवा को ट्रेन करना, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत नीड ऑफ द आवर है। हाँ। क्योंकि यही युवा आगे हमारे को नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मदद करेंगे। जो R&D सेक्टर में स्पेशल अटेंशन दी गई है उसमें मदद करेंगे, क्योंकि इनकी स्किल डेवलपमेंट ही मिडिल सेक्टर को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और स्टार्टअप को ग्रो करेगी। अगर आप एक चीज और देखें, इस बार स्टार्टअप के लिए भी बहुत अच्छा एलोकेशन दिया गया है, बजट भी बढ़ा दिया गया है, 7 साल से 10 साल तक की छूट कर दी है पुराने लॉसेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ये सारे बेनिफिट एकदम क्लियर कट दर्शाते हैं कि जो यूथ है, जो हमारा अपकमिंग यूथ है, दिस विल बी होल्डिंग द पावर्स फॉर द फ्यूचर। स्टार्टअप का जिक्र किया राकेश, एक रिएक्शन अनुरभ से ले लेते हैं कि स्टार्टअप को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी, क्या आपको लगा? तो देखिए, मेरे लिए थोड़ा सा मिक्स्ड इमोशंस है। अगर मैं बात करूं स्टार्टअप की तो ओवरऑल स्टार्टअप के लिए काफी अच्छा पुश है। जैसा कि आयुष जी बोल रहे थे कि जो आप प्रॉफिट्स, आप लॉसेस को ऑफसेट कर सकते हो, वो पीरियड 7 से 10 इयर्स बना दिया गया। आप स्टार्टअप टैक्सेस का एग्जाम्पशन ले सकते हो, वो पीरियड को 2023 से 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया। स्किलिंग पे काफी बात की गई है, एग्रीटेक पे काफी फोकस किया गया है। तो उस तरह से स्टार्टअप्स के लिए काफी काम हो रहा है, यूथ के लिए काफी काम हो रहा है। बट मैं क्योंकि जिस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं, जो कि लॉन्ड्री इंडस्ट्री है, जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 2 करोड़ के से ज्यादा ब्लू कॉलर्ड नीचे तबके के लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम पिछले 5 बजट से डिमांड कर रहे हैं कि ये एक एसेंशियल सर्विस है, एक बेसिक सर्विस है, इसकी GST को रिड्यूस किया जाए। तो वैसा कुछ प्रॉमिसिंग अभी तक दिखा नहीं है। एक चीज और है, निर्मला सीतारमण का ये, मैं अगर ठीक हूं, ये उनका सबसे छोटा बजट भाषण है, 1 घंटे 27 मिनट का। इससे पहले पिछला वाला 1 घंटे 31 मिनट का था। तो क्या बहुत फोकस थी कि कहाँ छूट देनी है, कितनी छूट देनी है, इसलिए टू द पॉइंट उन्होंने बातचीत की है। बहुत सारी बातें बाद में खुलकर सामने आएंगी। डेफिनेटली इस बार भी बजट बहुत क्रिस्प रहा। और अगर आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टेन्योर या स्पीच जो है वो छोटी होती गई है और सीधे टू द पॉइंट होती गई है। जहाँ पे टारगेट करना है, अगर हम देखें, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, स्टार्टअप हो, यूथ हो, बेनिफिट टू द मिडिल क्लास। राकेश, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर बस दर्शकों को बता दूं, फिर आपके पास ही आ रहा हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 बजे यानी अब से करीब 25 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने होंगे इस बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बयान देंगे। 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लाइव सुन पाएंगे टाइम्स नाउ नव भारत पर। हर बार जब बजट आता है उसके बाद प्रधानमंत्री देश के सामने आते हैं और वो अपना पक्ष रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं बजट को लेकर। आज दोपहर 2 बजे अब से करीब 25 मिनट के बाद टाइम्स नाउ नव भारत पर आप पीएम मोदी को सुन पाएंगे। राकेश, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। राकेश, आपने यहाँ पर शुरुआत में जिक्र किया था कि ये टैक्सेशन एक्सपर्ट्स बनेंगे, सारे युवा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल वहीं पर आ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो टैक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। टैक्सेशन आगे आने वाले समय में बड़े टैक्स एक्सपर्ट बनेंगे। आप लोगों की नजर में ये टैक्स जो आज रिजीम का ऐलान हुआ है, नई टैक्स रिजीम में, वो कैसा है? और कुछ सवाल आप लोगों के हो तो मैं चाहूंगा बारी बारी से आप लोग अपनी बात रखें। माइक लेकर हाथ में लेके। माइक किसके पास है? इधर आप पूछें, अपना सवाल पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, देखिए, ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि इस बार बजट जो है कि मिडिल क्लास के लिए बहुत सारा बेनिफिट लाया गया है, बहुत सी चीजें करी गई है। लेकिन हमारा ये मानना है कि आजकल जो डिजिटल इकोनॉमी हो रही है, तो डिजिटल इकोनॉमी के लिए बूस्ट के लिए और कुछ भी मतलब इससे ज्यादा और बेहतर कर सकते थे हम लोग, या फिर गवर्नमेंट जो कि जैसे ETC के डिडक्शंस वगैरह के हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे लिमिट बढ़ाएंगे, बट अभी उस पर कुछ चर्चा हुआ नहीं इस बजट के बारे में। और कुछ हो सकता था डिजिटल के लिए, अगर हम बात जिस तरह से कर रहे हैं कि और कोई कदम उठाए जा सकते थे जो शायद रह गए। देखिए, अगर हम ओवरऑल देखते हैं डिजिटल, अब ऑलमोस्ट अगर आप रिटर्न्स की पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, अगर आप कोई भी अगर फैक्ट्री का या कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑलमोस्ट 30 to 40,000 प्रोसेसेस रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब वो रिड्यूस होकर 3800, 3900 के करीब रह गए हैं।
तो वो चेंजेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और डेफिनेटली जो हमारी रेटिंग है वो भी काफ़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर हो रही है। तो वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर अगर हम देखते हैं शुरू से ही मोदी गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहा है, चाहे वो जीएसटी फाइलिंग से रिलेटेड हो, चाहे इनकम टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड हो, चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो, वो सारे चेंजेस ऑलरेडी काफ़ी हाई स्केल पे चल रहे हैं। शायद वित्त मंत्री ने जिक्र किया कि रोज 72 लाख रिटर्न मिल रहा है। यस तो वही तो वो सारे चेंजेस ऑनलाइन हो रहे हैं। प्रैक्टिकली पहले इतने ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस होते थे, आपका कभी नेट नहीं चलता था, कभी ऑनलाइन अपडेट्स नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा रिसर्कुलेशन पे चीज़ें रहती थी। अब वो सारे काफ़ी हद तक डिजिटलाइजेशन की चीज़ सही राह पे जा रही है और बहुत अच्छी तरफ मूव कर रही है। अरुण, अब अभी क्योंकि जैसे ही पूरा बजट का स्पीच खत्म हुआ है, लोगों के जहन में कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजन भी है। ठीक है, टैक्स को लेकर वो स्लैब बढ़ा दिया गया, 7 लाख कर दिया गया, तब तक टैक्स उस 7 लाख की कमाई तक नहीं देना है। लेकिन अब लोग ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में फंस गए, उनको कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा दूर यहाँ पर कर पाए, क्या ज्यादा फायदेमंद होने वाला है? तो मुझे लगता है ये बहुत सब्जेक्टिव होगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या इनकम लेवल है, आपकी क्या सैलरी है। जो एनीवे जो आप देखेंगे जो हायर क्लास सैलरी में थे 30 लाख 40 लाख वाले, वो ऑलरेडी न्यू टैक्स रेजिम की तरफ मूव कर रहे थे, उनके लिए ज्यादा बेनिफिट वहां पर था, जबकि जो सैलरी जिनकी कम थी वो लोग ओल्ड टैक्स रेजिम को स्टिक कर रहे थे। वो चेंज मैं बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूं। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जो प्रोसेस होगा ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम ओल्ड टैक्स रेजिम टू न्यू टैक्स रेजिम विल बी ड्रिवन बाय द नहीं तो इस देश में हायर इनकम ग्रुप कितना है? इस देश में जो हायर इनकम ग्रुप होगा मेरे हिसाब से वो 2% है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो लोग टैक्स पे करते हैं वो कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा उसी तबके से आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। ओवरऑल आप लोग बढ़ाते रहिए ताकि सबके इनपुट्स आ जाए। जो गवर्नमेंट है हमारी जो प्रेजेंटिव जो टैक्सेशन होती है, जो 44 एडी और 44 एडीए में उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, तो इससे क्या जो आम जनता जो है भारत की उनको रिलीफ मिलेगी? बड़ी खबर इसी बीच एक आ रही है, स्टूडियो का हमें रुक करना होगा। की तरफ से कहा गया है, लेकिन बजट में मनरेगा का जिक्र नहीं है। महंगाई और दूसरी बातों का जो जिक्र कर रहे हैं शशि थरूर, वो कह रहे हैं कि कई चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनका होना जरूरी था बजट में, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया गया है। बजट में मनरेगा का जिक्र नहीं है और महंगाई और रोजगार का जिक्र नहीं है। बरखा और राकेश हमारे साथ, देखिए ये हैंगिंग स्टूडियो से मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और वहां पर जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनके साथ वो क्या कह रहे हैं उनसे बात करते हैं। राकेश, बरखा। बिल्कुल विद्या, लगातार एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं टैक्सेशन एक्सपर्ट्स होने जा रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं लगातार। आयुष जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप देखिए अब विपक्ष का रिएक्शन आना शुरू हो गया है यहाँ पर। शशि थरूर ये कह रहे हैं मनरेगा का जिक्र नहीं है, कई ऐसी बातें हैं जिनको पीछे छोड़ दिया गया, अब ये होना ही है और वो हो भी रहा है। तो देखिए कोई नई बात नहीं है, हर बार ये बजट में होता है। कुछ जने उसे बहुत प्रोत्साहित करते हैं, कुछ जने एक्सपेक्ट करते हैं, जो उनकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं और बजट बहुत क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं नीतीश कुमार। अभी तो किसी की बातचीत होती नहीं, कुछ उम्मीदें हैं, समूचा कार्यक्रम कर लेंगे और जब लौटने लेंगे तो उसी समय न कोई कुछ कहीं से कर। बिहार के लिए कुछ उम्मीदें भी रखते हैं। अरे हम लोगों को तो जितना कहना जाके कह ही दिए हैं, सब मीटिंग में कह दिए हैं, कहाँ गए? सिद्धार्थ तो है। अरे सुनिए, आइए ना। तो जो चाह रहे थे केंद्र के बजट, तो आप लोग तो मीटिंग में गए हुए हैं ना? हम लोग तो मीटिंग में जाके गए। अभी तक जो आया है उसमें बिहार के लोगों की अपेक्षा या सरकार जो चाहती है, जो बताया है, एक भी चीज उन्होंने नहीं कहा। अभी सुन रहे होंगे। तो बिहार के लोगों की जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं हुई है, ये बात कह रहे हैं नीतीश कुमार, खुद नहीं कहकर अपने नेता से कहलवा रहे हैं। राकेश के पास वापस चलते हैं। राकेश,
ठीक है आयुष, एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए नए नियम की बात है, इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो रहे हैं, खिलौना साइकिल ऑटोमोबाइल की सीमा शुल्क में कमी की गई है, खिलौना साइकिल ऑटोमोबाइल सस्ते हो रहे हैं, मार्केट कैसे मोबिलाइज हो, ये पूरी कोशिश है सरकार की? डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। अगर हम देखें 3 व्हीलर सेक्टर और 2 व्हीलर सेक्टर, पिछले साल से इस साल ऑलमोस्ट नंबर्स जो हैं वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं। अब हम आज अगर हम जनवरी के नंबर्स का शेयर करना चाहूँगा, लास्ट ईयर अगर लास्ट मंथ में जनवरी में टोटल 12 लाख व्हीकल्स बिके थे आईसी इंजन के, उसमें अगर हम देखें तो 5% का शेयर, मार्केट शेयर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 व्हीलर में कैप्चर कर पाए हैं। 3 व्हीलर ऑलरेडी 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ले चुका है। तो इस तरीके के बेनिफिट, चाहे वो स्क्रैपिंग पॉलिसी हो, लिथियम बैटरी की कॉस्ट कटिंग हो, ये सारे बेनिफिट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और ऑलरेडी PLI गवर्नमेंट लास्ट ईयर इनकॉर्पोरेट कर चुकी है फॉर लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सारे बेनिफिट जो हैं वो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है अरुणव, एक बात अगर आप मुझे समझाएंगे, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बात यहाँ पर की जा रही थी, अब जो बचत सीमा है उसको बढ़ा दिया गया, 15 से 30 लाख कर दिया गया, कितना ज्यादा फायदा होगा उनको, क्योंकि उम्मीद तो उन्हें भी थी? मुझे लगता है फायदा होगा, बिकॉज सीनियर सिटीजन्स भी चाहेंगे कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेटर इन्वेस्ट कर सकें विदाउट बीइंग टैक्स्ड अनरियलिस्टिकली। तो आई थिंक बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स जो इसी चीज से घबरा के इन्वेस्ट नहीं करते हैं या FD वगैरह नहीं करते हैं, उनके लिए एडवांटेज होगा। दिस शुड हेल्प। और महिलाओं के लिए भी एक स्पेशल सेविंग स्कीम आई है 2 लाख रुपए तक की जो आई है, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं हमारे दर्शकों को। तो आई थिंक वो भी बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज जो विमेन है वर्कफोर्स में ज्यादा आ रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा आ रही हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं, फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं। तो अगर आपको एक वुमेन का जो टैक्सेबल इनकम है आप उसको अगर इंक्रीज करते हैं तो इट विल ओनली हेल्प मोर एंड मोर वुमेन जॉइन द वर्कफोर्स, मोर एंड मोर वुमेन। अच्छा, एक चीज और बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात सरकार बार बार करती है, और आज वित्त मंत्री ने कहा कि 3400 प्रावधान हटाए गए हैं, संस्थाओं के लिए कॉमन ID पैन होगा, और जो जब्त की गई राशि है 95% वो वापस की जाएगी। कितना ज्यादा MSME को इससे ज्यादा प्रोत्साहन मिलने वाला है? देखिए, ये जितने भी बेनिफिट हैं ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, खासतौर से जो इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में नहीं आती हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, या स्टार्टअप्स होता है जो पहले ये करते हैं कि हिंदुस्तान में काम करना बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा। डेफिनेटली अगर आप देखते हैं हमारी इंडिया की रैंकिंग भी बहुत इंप्रूव हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 8 to 9 ईयर्स। तो ये जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्केल पे इंडिया की छवि को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करती हैं। एक चीज मैं आप दोनों लोगों से पूछना चाहूंगा, हम 160 फीट की ऊंचाई पर हैं और देखिए जहां तक नजर जाएगी मार्केट या फ्लैट, सिर्फ यही दिखेगा। फ्लैट बायर्स को कुछ मिल रहा है? राकेश, बिल्कुल, देखिए आप लोग ऊंचाई पर है और ये ऊंचाइयों वाला बजट भी है। हमारे साथ पूर्व राजस्व सचिव हैं NK सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है NK सिंह साहब आपका। मैं सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में, आम लोगों के शब्दों में समझना चाहता हूं कि इस बजट में आप क्या देख रहे हैं, क्या अच्छा हुआ है, किन लोगों के लिए अच्छा हुआ है? मेरे जानते यह बजट भारत की जो आकांक्षाएं हैं कि पूर्ण रूप से 47 तक एक विकसित राज्य के रूप में परिवर्तित हो, और अमृत काल के इस समय जो नई वृद्धि आई है हमारे गति में, जो अन्य राज्यों के तुलनात्मक पूरी विश्व इसकी सराहना कर रहा है कि जो नीति अपनाए गए हैं हम लोगों के द्वारा, उन नीतियों से हमें तो लाभ होगा ही, विश्व में भी इसका एक बहुत सकारात्मक असर होगा। तो सर्वप्रथम तो यह है कि इस परिप्रेक्ष्य में आप इस बजट को देखें जी, कि विश्व में और अन्य देशों में वर्तमान स्थिति क्या है। सर्वप्रथम तो यह है। दूसरी बात है कि आप देखें कि इसको मैं एक रेस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल बजट कहता हूं। रेस्पॉन्सिव कि जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि जितने विभिन्न वर्ग हैं, जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं जी, जो मिडिल क्लास है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो महिलाएं हैं, तो सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्राटास के ऊपर यह ध्यान दिया गया है कि यह सचमुच एक इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर एक नए गति से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन इसके बाद दो और मुख्य कदम के ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो यह है कि इसको मैं रिस्पॉन्सिबल इसलिए कहता हूं क्योंकि आप सबको जानते हैं कि इलेक्शंस आ रहे हैं जी। 9 राज्यों में इलेक्शंस होना है, 2024 में भी इलेक्शंस होना है। तो सरकार के पास या वित्त मंत्री के पास एक रास्ता यह था कि सब्सिडीज को बढ़ा दिया जाए जी। और जिसे लोग गिव अवेज कहते हैं उसमें नई वृद्धि आई जाए, तो वो नहीं किया है। तो राजकोषीय घाटा है जो लक्ष्य है, जो राजकोषीय घाटा का सुधारने की रफ्तार है, उस रफ्तार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक सर। हम लोग अगले वर्ष के लिए लक्ष्य 5.9% राजकोषीय घाटा का लक्ष्य किए हैं। डेट टू जीडीपी जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने जो वित्त मंत्री के और स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें भी एक नीचे के ऊपर हम लोग आगे कर रहे हैं। तो ये हाई रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है बिना राजकोषीय घाटा के ऊपर इररिस्पॉन्सिबल तरीके से व्यय में वृद्धि। तीसरा, जो सरकार का व्यय हो रहा है उसमें यह जरूर देखने की आवश्यकता है कि पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय के तुलनात्मक पूंजीगत व्यय, जिसे लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें एक नई वृद्धि आई है। उसका 2-3 लाभ होगा। एक लाभ जो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हम लोगों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी है, जो रोजगार देने की क्षमता है, उसमें एक नई वृद्धि आएगी। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि अन्य जितने और व्यय के दृष्टिकोण थे, सबके तुलनात्मक ये पूंजीगत व्यय के ऊपर नया जोर दिया गया है। अंतिम बात यह कहूं, मैं कुछ देर पूर्व जी जब सुन रहा था तो कुछ टिप्पणियां आ रही थी कुछ राज्यों से, इस राज्य के लिए क्या हुआ, उस राज्य के लिए क्या हुआ। सर्वप्रथम तो ये राज्यों का बजट नहीं है, बिल्कुल सही बात, यह केंद्र का बजट है। जी सर। तेलंगाना का बजट तेलंगाना में आएगा, जी। आंध्रा का बजट आंध्रा में आएगा, बिहार का बजट बिहार। बिल्कुल सही कह रहे हैं एनके सिंह साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि राज्यों का बजट अलग होता है और केंद्र का बजट जो है वो उसको अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। लेकिन हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां देखिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर भूखमरी है, पाकिस्तान में भूखमरी है, श्रीलंका में मारकाट मची हुई है, और इसी तरीके से दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराती भी नजर आ रही है। ऐसे में जो बजट पेश किया गया है उस बजट से न सिर्फ हिंदुस्तान को बहुत उम्मीदें हैं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई थी। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन मेरे सहयोगी अनंत इस वक्त मौजूद हैं विजय चौक पर दिल्ली में। अनंत, बजट अब पूरी तरीके से लोगों के सामने है, डिजिटल बजट है, लोगों तक ये बजट बहुत आसानी से पहुंचाने की कोशिश है और प्रवक्ताओं को भी बुलाया गया है संसद भवन की, आप समझ लीजिए, ताकि आसानी से लोगों तक समझाया जा सके, पहुंचाया जा सके इस बजट को। लेकिन इस वक्त दिल्ली में माहौल कैसा है, सियासी हलकों से क्या खबरें आ रही है? क्योंकि प्रवक्ताओं की ब्रीफिंग तो विद्या हो रही है, लेकिन उससे पहले हमने विश्लेषकों की राय सुनी, आम लोगों की राय सुनी। एक और राय जाननी जो जरूरी है वो विपक्ष की राय है। विपक्ष के 2 लोग मेरे साथ हैं, अनिल यादव मेरे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी से और विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं लेफ्ट से। सबसे पहले अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बजट अब सामने है, टैक्स में जो बेनिफिट दिया गया वो लोगों के लिए कौतूहल का विषय था कि भाई टैक्स में बेनिफिट क्या होगा। 10 में से कांग्रेस कितना नंबर देती है इस बजट को? देखिए, लोक लुभावन वादों के साथ ये बजट आया है और पहली बार नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार ऐसा तामझाम ढोल बजाया जाता है कि नहीं, पता नहीं, ना जाने कोई नई चीज आ रही है, लेकिन नया क्या हुआ यहाँ पर? जहां तक टैक्स की बात है, अरे भाई कमाई होगी तो आदमी टैक्स देगा ना। आम जनता इस बात से परेशान है कि उनकी कमाई नहीं हो रही है। आप अगर बात कर लें किसी भी विषय की, अगर मान लीजिए फार्मर्स की बात करें तो क्यों सड़कों पर बैठते हैं? उनकी वादा था उनकी आय दोगुनी करने का, लेकिन आज इनकम की बात की जाए तो -8% में जा रही है, तो उस पर कोई बात नहीं हुई। और मुझे तो लगता है कि इस बजट के साथ साथ निर्मला सीतारमण जी को यह भी बताना चाहिए था कि जब महंगाई की बात आती है तो वो ये तो नहीं बता रही है कि महंगाई कब तक कम हो जाएगी, बल्कि ये कह देती है कि भाई क्योंकि प्याज महंगी। अंदाजा है कि 2024 में महंगाई की दर घटेगी। देखिए, ये अंदाजा पहली बार का नहीं है, हम लगातार ये अंदाजे देखते आ रहे हैं।
आप ही जैसे पत्रकारों ने किया या पूछा गया वहाँ पार्लियामेंट महंगा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ। जब रुपए पे सवाल मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन जो बजट पेश हुआ है उस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो ऐलान किया गया है उससे रोजगार पैदा होंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है इस बजट में कि जो टैक्स स्लैब बढ़ाया गया है, एक नया स्लैब बनाया गया। पहले 2.5 कदम चल रहे थे, 2.5, 5, 7.5 ऐसे चल रहे थे, अब 3, 6, 9 इस तरीके से इस स्लैब को रखा गया है। तो टैक्स पेयर्स की भी संख्या बढ़ सकती है। राकेश हमारे साथ हैं। राकेश, आप जिस हैंगिंग स्टूडियो में मौजूद हैं वहां बहुत सारे आपके साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं, वो कैसे देख रहे हैं इस 3 कदम वाले टैक्स स्लैब को? बिल्कुल, अब मैं आपके सवाल को लेकर जाता हूं। आयुष, ये जो बजट का जो स्लैब आया है, विद्या का सवाल है मेन स्टूडियो से कि पहले हम 2.5 कदम आगे बढ़ रहे थे, अब 3, 6, 9 वाले स्लैब में चले गए हैं। आप कैसे देखें इस चेंज को? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे स्लैब कम होगा या हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, वो चाहे छोटे छोटे कदम हो, छोटे छोटे करके बूंद बूंद करके समुंदर बढ़ता है, तो डेफिनेटली चाहे जो भी बेनिफिट हैं उसे हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखते हैं जो आज भी मैक्सिमम जो वर्किंग क्लास है या जो अपकमिंग यूथ है वो इस स्लैब में फॉल करता है, तो यहाँ पे बेनिफिट जो दिया जा रहा है उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। इससे डेफिनेटली उन्हें पुश भी होगा। और अगर हम देखते हैं मिनिमम वेज का स्लैब भी अगर आप देखते हैं धीरे धीरे 3 लाख रुपए कई स्टेट में, जैसे दिल्ली के अगर हम देखते हैं यहाँ पे 15,000 16,000 पर मंथ एक मिनिमम स्लैब हो गया, मिनिमम वेजेस हो गए हैं। जो मेजर अर्बन सिटीज हैं, चाहे वो बॉम्बे हो गए, चेन्नई हो गए, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पे मिनिमम स्लैब बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी को बेनिफिट, उस सेक्शन को बेनिफिट देने के लिए ही ये स्लैब को बढ़ाया गया है। ठीक है। अच्छा आयुष, एक सवाल दूसरा है मेरा रियल एस्टेट को लेकर है। देखिए 2022 की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था रियल एस्टेट की। अगर हम बात करते हैं 2021 से लगभग 50% ज्यादा बिक्री यहाँ पर हुई थी। जो लोग उम्मीद यहाँ पर कर रहे थे, घर सबका सपना होता है, सबसे पहले घर की अगर हम बात करते हैं, तो आपको लगता है जो उम्मीदें यहाँ पर की जा रही थी कि जो ब्याज दर है वो कम हो, जो तमाम जब लोनिंग होती है उसके जो तमाम नियम कायदे हैं उनको थोड़ा सा आसान किया जाए, आपको लगता है थोड़ा बहुत भी फायदा पहुंचा है लोगों को? देखिए, मैं यहाँ पे आपके दोनों सवालों को दो अलग अलग जगह बांटता हूँ। एक, जो लोन मिलना, आप ये मान के चलिए लोन मिलना बहुत आसान हो गया है आज की तारीख में, चाहे PSU बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए या कई स्टार्टअप्स हैं, NBFCs, जो व्हाट्सएप पे सिंपल से अपना डेटा आप अपलोड कीजिए, आपका सिविल स्कोर आ जाता है, उसके बेसिस पे आपको लोन आराम से मिल जाता है। तो वो प्रोसेस तो बहुत स्ट्रीमलाइन हो रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये और स्ट्रीमलाइन होता जाएगा। जहां तक इंटरेस्ट रेट का सवाल है, गवर्नमेंट का मेन एम पिछले 1 से 1.5 साल में ये रहा है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसे टैप करना है, उसे कंट्रोल करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसे अगर टैप करना है, उसे कंट्रोल करना है, तो आपका ब्याज दर बढ़ता ही बढ़ता है। कुल मिलाकर कुल मिलाकर जो इनका सार है, मुझे लगता है कि EMI का बोझ जो है वो कम नहीं होने वाला है, वो बना रहेगा। मेरे को ये लगता है वो अनदर 6 महीने अगले अगर आप बात करेंगे सितंबर अक्टूबर तक, वो भी काफी हद तक कंट्रोल होगा। ठीक है। इंटरनेशनली आप लोगों के पास है, यूथ को क्या मिला है इस बजट से? सर मैं कह सकता हूँ यूथ के लिए, माइक हाथ में लेकर बोलिएगा। यूथ के लिए सर एक तो इसमें जो हम कह सकते हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स में जो लिमिट बढ़ी है, 7 लाख रुपए तक टैक्स कम हो गया है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई है, तो उसमें काफी बेनिफिट मिला है। एज एक्सपेक्टेशंस थी यूथ्स की, पर्सनल टैक्स पेयर की कि लिमिट में इंक्रीमेंट होगा, बट एक एक्सपेक्टेशन और लगा के बैठे थे कि ATC में जो डिडक्शन है वो 1,50,000 से इंक्रीज होकर 2,250 तक एटलीस्ट हो, बट वो देखने को नहीं मिली। उसकी एक्सपेक्टेशन और। माइक जरा बगल में दीजिएगा। बतौर विमेन आपको कैसा लग रहा है ये बजट? बतौर विमेन इट इज़ अ वेरी गुड बजट। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। वो अगर हम 2 लाख वाली इन्वेस्टमेंट भी देखें, उसमें 7.5% का आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है फॉर सम एलिजिबल विमेन। तो ये भी एक बहुत अच्छी सेविंग्स की तरफ हमारी एक बढ़त है और आपको रिटर्न भी इसमें अच्छा मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज अ विमेन एंड अ स्टूडेंट, जो हमें न्यू डिजिटल लाइब्रेरीज के बारे में बताया गया है, वो भी बहुत बड़ा कदम है टुवर्ड्स हमें जो सोर्सेज मिलने चाहिए इन्फॉर्मेशन के। तो नाउ वी कैन बैक आवर स्टडीज एंड रिसोर्सेज ऑब्वियसली। तो ये भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। और स्किल्स को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भी देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बात की जा रही है सरकार की ओर से। ये भी अपने आप में जी बरखा, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा, लेकिन श्वेता श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। मॉल